चलिए, तो हम लोग इसमें शुरू किए थे पहला चैप्टर, पहला नहीं, एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो ये 10वां या 11वां चैप्टर है, ठीक है। और फिजिक्स में हम देखते हैं तो हम लोग अपना चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, और इसमें हम शुरू किए थे कल जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी या वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले इसमें जो है हम लोग बात करने वाले हैं वर्क के बारे में, और इसमें हम समझ रहे थे, ठीक है, कि वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें वर्क के बारे में देखेंगे, फिर इसमें हम एनर्जी के बारे में समझेंगे, और फिर हम देखेंगे पावर के बारे में। तो सबसे पहले हम यही समझ रहे थे कल, इसको पहले रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। और 2 मिनट में रिकैप करने के बाद तब फिर इसमें हम देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कल यही कि वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। तुमको बताया गया कि फिजिक्स के भाषा में हम लोग ये देखते हैं कि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ अपना मास है, और इस पर अगर हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, और फोर्स एग्जर्ट करने की वजह से इसमें अगर मान के चलो मोशन आ गया, या मोशन नहीं कह लो कि ये फोर्स एग्जर्ट करने की वजह से इसने कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, तो हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इसने नहीं किया तो हम कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है, चाहे हम कितना भी फोर्स उस पर अप्लाई करते रहे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करता है तो वर्क नहीं माना जाता है, ठीक है। इसमें बाकी हम लोग डिस्कशन कल देखे थे। फिर हम लोग देखे थे इसमें यही वर्क के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। हम कब मानेंगे कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग ये देख रहे थे कि क्राइटेरिया फॉर वर्क, तो पहला कि अगर कहीं पे वर्क हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए, मतलब फोर्स का प्रेजेंट रहना जरूरी है। दूसरा हम इसमें देख रहे थे कि अगर वर्क हो रहा है, वहां पे कह लो कि वर्क हो रहा है, तो उसमें उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कह लो, वो उसमें वो ट्रेवल करेगा। क्योंकि अगर वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करेगा, तुमको बताया गया था कि अगर एक बच्चा दीवार पे अगर धक्का देता है और दीवार टस से मस नहीं होता है, तो भले ही वो बच्चा दीवार पे धक्का देते देते एकदम थक जाए, पूरा उसका एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसको वर्क नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा कह के चलते हैं, हम उसको वर्क तब मानेंगे जब बॉडी में मूवमेंट आएगा, बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। अगर बॉडी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है तब सही मायने में वर्क समझा जाता है, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि वर्क नहीं हुआ, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना चाहिए। तीसरा हम ले देख रहे थे ये कि जो डायरेक्शन होता है, हम वर्क तब मानेंगे, हम इसको वर्क तब मानेंगे जब जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जिधर बॉडी डिस्प्लेस होकर के चल रहा है, उसके परपेंडिकुलर में नहीं होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर में नहीं रहेगा तभी हम मानेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। अदरवाइज तुमको बताया गया, जैसे कल हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, एक ऑब्जेक्ट को अगर कोई बच्चा यहाँ से पुश करता है, ठीक है, और इसके पुश करने की वजह से ये ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मूव होने लगता है, तो इसके मूवमेंट में तुम लोग जा सकते हो घर एकदम, तुम लोग 15 करने में लगल है। इसमें जब तुमको बात समझाया जा रहा है तो समझो, ठीक है। उदम वैसा नहीं कि गांव में जहाज जा रहा है तो जहाज जा रहा है, जहाज जा रहा है। इसमें देखो जी, सुनो पहले अब। तो इसमें अगर हम देखें कि मान के चलो कि जो तुमको जो टॉपिक है, वो जो मैं तुम टॉपिक समझने यहाँ पर आया, तो टॉपिक तुम समझो। देखो इधर देखिए इसमें, तो अगर हम देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर मान के चलो हम फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मूव होने लगता है, ठीक है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट जब इधर की तरफ मूव हो रहा है तो इस पे क्या एक मतलब एक ही तरफ से फोर्स लग रहा है। मान के चलो कि हम फोर्स इस पे इधर से एग्जर्ट करते हैं, और फोर्स एग्जर्ट करने की वजह से ऑब्जेक्ट ये इधर की तरफ मूव होने लगता है, तो क्या इस पर एक ही फोर्स लग रहा है?
हम लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कहीं पर भी पृथ्वी पर कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये 100% श्योर है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। और अगर कोई अगर पर्सन अगर कह लो इधर से इस पे फोर्स लगा करके अगर ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को इधर से इधर मूव कर रहा है, तो इसके मूव करने में भी तुम देखोगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। लेकिन फिर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अगर देखें तो हम डायरेक्शन देखते हैं तो मूव कर रहा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ, तुमको यही बात बताया गया था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर की तरफ, जबकि डायरेक्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो है इधर की तरफ। तो ये दोनों चूंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, इस वजह से तुमको ये बात समझाया गया था कि वर्क डन जो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए इस मामले में 0 है। इसके बाद तुमको कुछ और बातें समझाई गई थी, जैसे बेसिक बात मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए वर्क के बारे में हम देखें फिर से यही कि फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कुछ ट्रेवल कर लेता है, उसको हम वर्क कहते हैं, तो हम लोग का वर्क इक्वल्स टू F.S होता है। फिजिक्स में देखोगे दो हम लोग का मल्टीप्लीकेशन चलता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा है, हम लोग जब इसको 11th में सीखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, देखो हम लोग बार बार इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। फोर्स तुम देखेगा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी तुमको पिछले क्लासेस में समझाया गया है कि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम वर्क को देखते हैं तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमको क्वांटिटी मिल रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसमें समझते हैं, आगे क्लासेस में हम समझेंगे 11th में जाकर के, कि जब अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर अगर मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है अगर वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। समझ रहे हो बात की नहीं? तो इसलिए हम अगर वर्क को डिफाइन करके चलते हैं, तो जब हम वर्क को डिफाइन करके चलते हैं तो इसलिए ऐसे करके चलते हैं कि वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो तुमको अगर तुमको वर्क को भी अगर डिफाइन करके चलना है तो वर्क को डिफाइन करने के लिए भी तुम ऐसे भी उसका डेफिनेशन ले सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग वर्क कहते हैं। और यही इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर इसको देखोगे तो तुमको कल बताया गया था कि इसको अगर हम पूरा देखें तो ये मॉड एफ इंटू मॉड एस और फिर ये कॉस थीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तब। और ये एंगल पर डिपेंड करता है, वर्क बिल्कुल ही एंगल पर डिपेंड करता है। फिर अभी यहाँ देखे थे ये कि इसका पहले कि ये ऐसा यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट में तुमको बताया गया फोर्स का ऐसा यूनिट देखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर अगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिर्फ फोर्स का। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे तो मीटर होगा, इस वजह से ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर चूंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है तो न्यूटन और ये मीटर। इसमें देखोगे कि इस न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं, क्योंकि तुम देखोगे एक है, कह लो कि फिजिसिस्ट है जिसका नाम है जेम्स परस्कॉट जूल, तो उसका योगदान है एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स में, उसका फिजिक्स में योगदान है। इस वजह से उसके योगदान को याद करते हुए हम इसको न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं, ठीक है। फिर सीजीएस यूनिट अगर देखें तो सीजीएस यूनिट तुम जानता है कि सीजीएस यूनिट में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, फिर मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो जब इसको फिर हम ऐसे देखते हैं सीजीएस यूनिट, तो फिर हम लोग कहने लगता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग अर्ग कहते हैं। अर्ग के बारे में तुमको बताया गया था कि अर्ग एक ग्रीक वर्ड है एर्गोन। एर्गोन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, क्या चीज, अर्ग लिख के चलते हैं। अर्ग का मतलब वर्क होता है। जैसे वर्क का मतलब इंग्लिश वर्ड है वर्क, हिंदी वर्ड है कार्य, उसी तरीके से ग्रीक वर्ड है एर्गोन। कोई और लैंग्वेज में जैसे स्पेनिश हो गया, कुछ और लैंग्वेज में कुछ और प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, ठीक है। उसका तो हमको नहीं देखना है। अब रिलेशन देखते हैं, अगर एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में तुमको बताया गया था कल कि अगर एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन देखें तो पूरा सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 1 जूल में 10⁷ अर्ग आता है। तुमसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो ये 10⁻⁷ जूल होता है। ये तुमको यहाँ तक बात याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग को कुछ बेसिक सा बात देखना है, जैसे वर्क से रिलेटेड
सबसे पहले हम ये समझते हैं इसमें कि पॉजिटिव वर्क, और या फिर तुमको बताया गया था कल की वर्क कब कब जीरो हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले तुमको बताया गया कि अगर फोर्स जो है मूवमेंट के परपेंडिकुलरली लगता है तो ऐसे सिचुएशन में वर्क जीरो हो जाता है। क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है? तो वर्क पॉजिटिव तो होता ही। तो इसमें हम लोग को अब 3 केसेस को समझना है। सबसे पहला नेगेटिव वर्क क्या होता है, दूसरा हमको समझना है कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, और कब वर्क जीरो होता है। तुम अगर इसमें बेसिक सा बात एकदम देखो, अगर तुमको समझना है, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं एकदम आसान भाषा में। जैसे देखो, तुमको बतलाया गया कल ऐसे कि मान के चलो कोई एक ये बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई ये बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा करके चल रहे हैं, ठीक है। एक बॉडी ये, दूसरा ये, एक और हम लोग ले लेते हैं, तीसरा ये, एक और हम लोग ले लेते हैं, ये चौथा, ठीक है। ये 4 बॉडी मान के चलो है, 4 ऑब्जेक्ट है, और इन चारों ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगा करके इसके मूवमेंट के डायरेक्शन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। हम इन चारों में एक चीज कॉमन मान लेते हैं, इसको नीचे रख लेते हैं। इन चारों में हम एक चीज कॉमन मान लेते हैं कि सभी में डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। मान लेते हैं कि चारों केसेस में बॉडी जो है, बॉडी का मूवमेंट उधर ही हो रहा है, इधर की तरफ ही हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ ही हो रहा है, ठीक। और हम इसमें अब फोर्स जो लगेगा इन सभी बॉडी पे, उसका डायरेक्शन हमको देखना है कि डायरेक्शन कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें जाती है। तो तुमको यहाँ पे कुछ कुछ बात समझना है। जैसे मान के चलो कि अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है, और मान के चलो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी इधर की तरफ ही है, ठीक है। अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है और फोर्स भी एकदम उसी वे में लग रहा है, कहने का मतलब कि बॉडी का मूवमेंट और फोर्स इन दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है, अगर एंगल 0 डिग्री है, ऐसे केस में वर्क को हम पॉजिटिव कहते हैं कि ये वर्क कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इस चीज को तुमको समझने के लिए कुछ कुछ और बेसिक सा बात समझना पड़ेगा। जैसे हमको कुछ वैल्यू समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है, तब जाके हमको ये और बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे कुछ बेसिक सा वैल्यू, जैसे हमको सिर्फ 2 ही का वैल्यू देखना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 का वैल्यू देखना है, और ये कॉस का, ठीक है। अब कॉस का अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे में कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री। एक और हम ले लेते हैं कॉस 180 डिग्री, ठीक है। कॉस अगर 0 डिग्री को देखोगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस 30 डिग्री देखोगे तो इसका वैल्यू √3/2। इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू 1/√2। 60 का देखेंगे तो ये होता है 1/2। 90 का देखेंगे तो 0, 180 का देखेंगे तो -1, ठीक है। पहले ये हम लोग को वैल्यू क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम लोग को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे हम तुमसे कहते हैं उस पे आते हैं, पहले यहाँ से समझते जाओ, जब यहाँ पे हम बना ही दिए तब। मान के चलो हम ऐसा कहते हैं कि देखो एक बॉडी है, ठीक, ये एक बॉडी है, इस पर कोई भी वर्क हो रहा है, इस पर F फोर्स हम लगा रहे हैं। F फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी का मूवमेंट इधर की तरफ गया और बॉडी यहाँ तक पहुंच गया। हम तुमसे पूछेंगे कि बतलाओ इस पे कितना वर्क हुआ है, तो तुमको बार बार यही समझाया जा रहा है बात कि बॉडी पर जो भी फोर्स लगेगा और बॉडी का मूवमेंट दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, उसी से हम लोग का डिसाइड होगा कि कितना वर्क हो रहा। क्योंकि तुमको बताया जा रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क का फॉर्मूला F(s cos θ) ये है। तो ये एंगल बिल्कुल ही इसको प्रभावित करेगा कि वर्क किस टाइप का हो रहा है। अभी हम कह रहे हैं कि बॉडी का मूवमेंट और जो फोर्स है, बॉडी का मूवमेंट और फोर्स, इन दोनों के बीच जो एंगल है
ये 0 डिग्री है, बताओ वर्क कितना होगा। मान के चलो हम तुमसे कहते हैं कि 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, और बॉडी मान के चलो 5 मीटर तक ये मूव कर गया, ठीक है, ये 5 मीटर तक मूव कर गया, और फोर्स और मूवमेंट के बीच का जो एंगल था वो अगर 0 डिग्री था तो कितना वर्क हो रहा है। तुम आसान से शब्द में कैलकुलेट करेगा, जैसे तुमसे पूछा जाएगा ये तुम कहेगा वर्क हम समझते हैं कि एफ एस कॉस थीटा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 न्यूटन, एस का मतलब 5 और कॉस थीटा एंगल हमको कितना दिया गया है 0, तो कॉस 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 50, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये आ जाएगा 50 जूल ऐसा यूनिट के हिसाब से। अब तुम सोच के देखो कि जैसे जैसे हम एंगल, फोर्स के एंगल को जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे वर्क भी चेंज होता जाएगा। तुम सोच के देखो कि 0 अगर है फोर्स का डायरेक्शन और ये फोर्स का एंगल और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, उन दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो चूंकि 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से अगर 0 डिग्री है तो हम एफ एस कॉस थीटा भी ना लिख करके सिर्फ एस भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि बॉडी मूव कर रहा है इधर की तरफ और फोर्स लग रहा है एकदम परपेंडिकुलरली, तो तुम कहने का मतलब कि फोर्स का और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर हम अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो हम लोग का आने लगेगा क्या, W बराबर F इंटू एस कॉस 90 डिग्री, और चूंकि तुम अब जान रहे हैं कि कॉस 90 का वैल्यू 0 आएगा तो 0 आने की वजह से वर्क पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसी वजह से बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि अगर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट, जो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच का रिलेशन अगर परपेंडिकुलर का है तो ये वर्क हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक, क्या हो अगर परपेंडिकुलर नहीं हो, दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। कहने का मतलब कि बॉडी जो है, बॉडी मान के चलो मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है, बॉडी मूव कर रहा है मान के चलो इधर की तरफ, एकदम इधर की तरफ, और इसके सीधे में एकदम फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, यानी दोनों के बीच का तुम देखोगे एंगल तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम वर्क का फॉर्मूला देखेंगे तो एफ एस कॉस थीटा है, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो इसलिए वर्क बराबर एफ एस कॉस 180, कहने का मतलब चूंकि यहाँ पे एंगल 180 है, कॉस जैसे ही हम 180 डिग्री रखेंगे तो W बराबर ये माइनस में एफ एस आने लगेगा, तो ये नेगेटिव वर्क कहलाएगा। सुना रहे बात की नहीं? अब तुम देखोगे क्या सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री पर ही वर्क माइनस में जाएगा या कोई और एंगल पर जा सकता है? इसी चीज को हमको समझना है इस वाले में, इस वाले सभी फिगर में इसी चीज को समझना है। देखो अब ध्यान से तुमको, अगर तुम इस रेशियो को तुम अच्छे से देख रहा है तो अगर हम देख रहे हैं 0 से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखो पहले यहाँ वैल्यू 1 है, 1 से हल्का सा कम गया और कम गया और कम गया और कम गया और पहुंच गया कहां पर, -1 पर। अचानक से -1 तो नहीं आया होगा, जैसे 90 और 180 के बीच में पूरा का पूरा 90 डिग्री का फर्क, समझ रहे हो कि नहीं? अब 0 से तुम देखो इसी तरीके से तुम सिर्फ अनुमान लगा करके देखो कि वैल्यू तुम इधर देख रहा है तो इसका वैल्यू घटते ही जा रहा है, 90 पर जाकर के वैल्यू एकदम 0 हो गया। मतलब 90 से हल्का सा भी अगर 91 आएगा तो 0 से वैल्यू कम जाएगा, 0 से वैल्यू कमने का मतलब माइनस में चला जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में अगर मान के चलो एंगल जो है फोर्स, और यहां हम लेके चलते हैं इसे, एंगल जो है देखो, एंगल बिटवीन, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F एंड S, ऐसा लिख लेते हैं। अगर F और S के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है जैसे इस केस में है तो वर्क तुम्हारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मान के चलो अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये
बढ़ गया, मान के चलो 0 से हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गया और ई इधर की तरफ आ गया, मतलब 90 डिग्री पर नहीं गया हुआ है। अगर ये 90 डिग्री पर नहीं गया हुआ है तो तुम वैल्यू देख सकता है कि जब तक हम 90 डिग्री से कम है तब तक वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है। यानी कि अगर हम इसमें देखें एंगल अगर हम लोग का 90 डिग्री से कम है, अगर वो एक्यूट एंगल है, इसका मतलब वर्क पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर मान के चलो हम ऐसे कहते हैं कि इस केस में अगर एंगल 0 से ज्यादा है, मान के चलो अगर एंगल जो है ये तुम्हारा 0 से ज्यादा है, लेकिन अगर 90 डिग्री से कम है तो वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर एंगल मान के चलो इस केस में हम देखें कि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो तुम अब साफ साफ यही बात बार बार दोहरा रहे हैं, 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो 0 हो जाएगा cos 90, और फिर हम कहेंगे वैसे सिचुएशन में वर्क 0 हो जाएगा। लेकिन अब अगर मान के चलो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री से बढ़ गया, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल अगर बन गया, तो इस केस में वर्क माइनस होने लगे। लेकिन माइनस कह लो कि पूरा इसमें अब क्योंकि कॉस हम जैसे जैसे देखेंगे अब अलग अलग जैसे वैल्यू आएगा, जैसे मान के चलो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम वर्क निकालेंगे तो आएगा एफ एस कॉस 120 डिग्री। ठीक है, जब हम 120 डिग्री करेंगे तो तुमको बताना पड़ेगा हमको आगे कि 120 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो 120 डिग्री का वैल्यू देखेगा तो फिर माइनस में 1/2 आएगा, उसको हम लोग देखेंगे कि वो कैसे आएगा। ठीक है, इसमें तो यही बात तुमको बताया जा रहा है कि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो वर्क माइनस में जाने लगेगा, अगर यहां तक पहुंच गया तो भी वर्क एकदम माइनस में ही जाने लगेगा। ठीक, और फिर जब यहां से अब मान के चलो फोर्स अगर 180 को अगर पार करेगा तो फिर वो पॉजिटिव की तरफ ही भागने लगेगा। इस वजह से हम देखेंगे कि हमको 180 तक देखना है, तो तुमको नेगेटिव वर्क में यही बात समझना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, तो वर्क उस पे कह लो कि एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 डिग्री है। लेकिन अगर एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो पॉजिटिव वर्क रहेगा, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा बढ़ रहा है तो नेगेटिव वर्क रहेगा, 180 डिग्री पर भी नेगेटिव वर्क ही रहेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आता है। तो सबसे पहले हम लोग का ये हो गया कि 0 वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है और पॉजिटिव वर्क क्या है। अब हम लोग इसमें डिस्कस, तो इसमें पहले हम लोग अभी 3 केस देखे। ठीक है, कि पॉजिटिव वर्क पूरा सीन देख लिया कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें हम लोग लिख लिए कि 0 वर्क क्या होगा, कितना डिग्री पर एंगल रहेगा नहीं रहेगा, उसका फिगर वगैरह सब समझ लिए। फिर हम देखें कि नेगेटिव वर्क क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को 3 केस को डिस्कस करना है और तीनों केसेस में हम लोग को अलग अलग टाइप का हमको फॉर्मूला देखना है। ठीक, अब यहाँ से बारी बारी से इसको समझते जाओ। चल देखिए, बारी बारी से इसको समझते हैं। मान के चलो एक ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर मान के चलो ये इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है आगे की तरफ। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मान के चलो मूव करना है तो मूव करने के लिए मान लो कि पहला केस हम ये लेकर के चल रहे हैं कि मूवमेंट का डायरेक्शन भी यही है और फोर्स का डायरेक्शन भी यही है। मतलब केस नंबर 1 में हम ये ले रहे हैं कि एंगल जो है ये बराबर है कितना के, 0 डिग्री। केस नंबर 1 हम ये लेके चल रहे हैं, अगर एंगल 0 डिग्री के बराबर रहेगा तो इस केस में तुम देखोगे कि वर्क जो होगा, मान के चलो इस पे F फोर्स लग रहा है और ये यहां तक कैसे आ गया, और एंगल अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री में तुम देखोगे कि वर्क का जो फॉर्मूला होगा ये तुम्हारा, चूंकि एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा को अगर हम देखेंगे एंगल चूंकि 0 है तो 0 में तुम देखेगा कि आएगा एफ एस कॉस 0। चूंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो इसलिए इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में W इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ एफ एस रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मान के चलो
तुमको अगर ऐसे सिचुएशन में तुमको अगर वर्क कैलकुलेट करने के लिए दिया गया जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल का वैल्यू 0 डिग्री, तो इसमें देखोगे कि वर्क का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एफ एस जाएगा। ठीक है, केस नंबर हम 2 देखते हैं। केस नंबर 2 तुम देखेगा, देखो कॉन्सेप्ट तुम अगर नहीं समझेगा हम लिख के तुमको देते हैं, जब तुमको न्यूमेरिकल में मिलेगा या तुम अगर कोई बढ़िया बुक का न्यूमेरिकल बनाएगा तुमसे नहीं बनेगा, समझ गया? तुम एकदम हम लिख के देते हैं, तुम बना लेगा, एक चांद तुम बना लेगा, आराम से बना लेगा। कहे कि एक चांद में ये वाला है, बस खाली ये फेस बोलेगा कितना फोर्स लगाओ, इतना दूर तक चल गया, हो गया वर्क, खुश है तुम भी, कह रहे एकदम सीख गए फिजिक्स, मजा में है। इधर देखिएगा केस नंबर 2 में तुम देखेगा, केस नंबर 2 हम ये लेके चल रहे हैं। मान के चलो एक आदमी है, ठीक है, तुम देखा होगा रेलवे स्टेशन पे वो जो कार्ट को चढ़ाता है ऊपर की तरफ इस टाइप के सीढ़ी पे, ठीक है। तो इस मान के चलो अब जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमको मूव कराना है, ऐसे किसी प्लेन पर हमको मूव कराना है, ठीक है। फोर्स जो है मान लो कि अब ऐसे इसको मूव कराना है, हम इसमें लेके चलते हैं कि फोर्स, मान लो कि फोर्स का डायरेक्शन सीधे की तरफ है, मान लो कि देखो फोर्स का डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है कह लो कि ऐसे मूव कर रहा है, इसमें देखो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स का डायरेक्शन ऐसे नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं, डायग्राम गलत बन गया ये, देखो डिस्प्ले में मान लेते हैं कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सुनो ध्यान सुनो, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है पीछा, और बॉडी मूव कर रहा है मान के चलो इधर की तरफ। तब हमको कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। अब ऐसे केस में हम देखेंगे, ऐसे केस में देखो कि अगर मान के चलो ये हम लोग का हो गया फोर्स और ये हो गया एस, और ये एंगल अगर लग रहा है थीटा, तो ऐसे केस में देखोगे कि वर्क इक्वल्स टू हम लोग का एफ एस कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि थीटा का वैल्यू कितना है। जैसे तुमको बताया गया कि मान के चलो हम लेकर के चलेंगे इस यहाँ पर cos 0, cos 30, फिर cos 45, cos 60 और cos 9। cos 0 तुमको बताया गया 1 आएगा, cos 30 बताया गया कि √3/2 आएगा, cos 45 बताया गया 1/√2 आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1/2 और इसका वैल्यू आएगा 0। अब इस अगर स्पेसिफिक एंगल पे तुमको फोर्स लगा करके बॉडी को मूव कराने के लिए बोला जाएगा, तो तुम देखेगा कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा हम उसके हिसाब से वर्क अपना कैलकुलेट कर लेंगे कितना वर्क हो रहा। केस नंबर अगर हम 3 देखते हैं, मान के चलो केस नंबर 3 हम लोग का ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे करके स्लाइड कर रहा है, ठीक है, बिना किसी फोर्स के, मतलब कोई आदमी इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है। केस नंबर ये 3 है, ये ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहा है, ठीक है, केस नंबर 3 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से, ठीक। अगर हम कह लो कि फ्रिक्शन यहाँ पे एकदम कम कर दे और कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, जैसे बच्चा भी ऊपर जाकर स्लाइडर पर से वो नीचे की तरफ आता है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये सिर्फ और सिर्फ अब ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से ये नीचे की तरफ आ रहा, ठीक है। और हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल जो ये यहाँ पर जो प्लेन तुम्हारा है, मान के चलो कि नीचे अगर एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है, ऊपर से अगर हम देखें तो अगर ये एंगल थीटा है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ऊपर से इधर की तरफ, ठीक है। तो ये तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर तो 90 डिग्री रहेगा, लेकिन अगर उसको हम थीटा मान के चलेंगे तो ये एंगल आएगा तुम्हारा कितना, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मान के चलो इस एंगल को अगर हम देख करके चले इस एंगल के हिसाब से, तो फोर्स देखोगे कि फोर्स अब
वर्क यहाँ पर कितना आ रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे। तो जैसे ही तुम वर्क कैलकुलेट करोगे तो हम लोग पुराना ही मेथड लेके चलेंगे कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस और ये होता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर इस बार हम लोग के पास कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसलिए हम एंगल रखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब जैसे ही तुम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेगा, अच्छा बताओ कि यहाँ पर एफ जो है क्या कोई यहाँ पर आदमी यहाँ फोर्स लगा रहा है, नहीं, ये फोर्स लग रहा है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तुमको ये बात देखो पहले तुमको पढ़ाया गया है, आमतौर पर हम देखते हैं कि फोर्स का वैल्यू m इंटू ए होता है, लेकिन जैसे ही बात आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का तो फिर फोर्स का वैल्यू m इंटू जी हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे हमको फोर्स के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, m इंटू जी रखना पड़ेगा, s के जगह पर s। अच्छा, क्योंकि ये हाइट से रिलेटेड है तो हम h रख भी सकते हैं, या फिर मान के चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको s ही सोचते हैं कि s डिस्टेंस तक लगभग आ गया। cos 90 माइनस अगर थीटा देखोगे तुम तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का यहाँ पे रेशियो चलता है cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू ये साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हमको 10 में समझना है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है, वहां पे इसको हम लोग देख लेंगे। तुम फिलहाल तुमको यही पे देखना है कि cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होता है कि हो जाएगा mg इंटू एस, और ये हो जाएगा कितना साइन थीटा। तो तुमको अब ये बात समझना पड़ेगा कि अगर देखो यहाँ पे 3 केस में तुमको बताया जा रहा है। देखो पहला केस हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सीधे एकदम जा रहा है, सीधे जा रहा है एकदम, तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एफ इंटू एस चलेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे कह लो कि इंक्लाइन उसको खींचा जा रहा है, स्लैंटली खींचा जा रहा है, तो फॉर्मूला एफ एस इंटू कॉस थीटा चलेगा, जिसमें कॉस थीटा में कॉस का सभी वैल्यू तुमको दिया गया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ अगर स्लाइड कर रहा है तो ऐसे केस में फॉर्मूला एम जी साइन थीटा चलेगा। ठीक है, एम जी एस साइन थीटा, तब जाके वर्क कैलकुलेट होगा कितना वर्क हुआ है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि साइन का अलग अलग वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग मान के चलो यहाँ देख लेते हैं साइन का वैल्यू भी। तो साइन का वैल्यू साइन 0 पे, साइन 30 पे, साइन 45 पे, साइन 60 पे और साइन 90 पे। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। हमारा बात नहीं, तो साइन 90 का वैल्यू अब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब तुम खुद सोच के देखो कि अगर इन दोनों के यहाँ पर भी जब सेम चीज है, तुम देखो जैसे अगर इनका वैल्यू देखें, इसका वैल्यू देखें और इसका वैल्यू देखें, तो ये दोनों ठीक एक दूसरे का अपोजिट चलता है, साइन और कॉस ठीक एक दूसरे का अपोजिट चलता है। ये भी एक वजह है कि यहाँ पर जब थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा था, और इस वजह से कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा। जैसे अगर हम उस वैल्यू के यहाँ पर अगर ला दे, देखो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर ला दे, इस वाले वैल्यू को, तो तुम देखोगे कि एकदम ये कहाँ खुल गया, रुकिए आप 2 मिनट। सब है स्लाइड इसमें भी, डिलीट हुए था। चलो देखो तब इसमें जी यही कर रहा है कि मान लो कि अगर ये वाला जो वैल्यू तुम्हारा पूरा का पूरा है, इस वैल्यू को अगर हम उस वाले स्लाइड में मान के चलो लेकर के चले जाएं, ठीक है, इस वाले स्लाइड में अगर हम लेकर के आ जाते हैं तो तुम कहाँ पे चला गया, देखो तो वैसे नहीं करते, यहाँ पे लिख के देते हैं। देखो कॉस लिखते हैं, सुनो ध्यान से, कॉस को अगर हम देख करके चले, कॉस 0 का वैल्यू तुम देखेगा तो कॉस 0 का वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू, तो कॉस 0 1 होगा। कॉस 30 का वैल्यू वही होगा
जो cos sin 60 का वैल्यू है √3/2 होगा। तुम देखे cos 45 दोनों sin 45 दोनों सेम रहेगा। cos 60 का वैल्यू वही होगा जो sin 30 का है, तो ये 1/2 है, और sin 0 है इसलिए cos 90 0, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक एक दूसरे का अपोजिट है। इस वजह से cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, पहले इतने बातों को हम लिखते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3 केसेस आप लिखिए फॉर्मूला से रिलेटेड, तब हम लोग इसमें देखते हैं। एक और हम लोग को देखना है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी की, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा हो गया। चलो देखो जी, अब इसमें लास्ट हम लोग का इसमें अब खाली एक और रह गया वर्क, और ये हम लोग का है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। अब यहां से बस तुमको ये देखना है, अगर हम तुमसे कहते हैं, देखो सुनो ध्यान से, हम तुमसे कहते हैं कि मान के चलो कोई भी एक मशीन है, ठीक, और एक मशीन जो है मान लो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को एक मशीन जो है ऊपर की तरफ ऐसे उठा रहा है, ठीक है। मान के चलो ये बॉक्स को ऊपर की तरफ उठा करके इसको यहां तक पहुंचा दिया गया, ठीक है, यहां तक पहुंचा दिया गया। अगर हम तुमसे पूछेंगे इसमें कि मशीन के जरिए किया हुआ काम पॉजिटिव वर्क है कि नेगेटिव वर्क, ये अगर इस बॉक्स को मशीन ऊपर की तरफ यहां तक लेके चला गया, या कोई आदमी मान के चलो ऐसे एक बॉक्स को नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ उठाया, तो उस आदमी के जरिए किया गया काम पॉजिटिव वर्क है कि नेगेटिव वर्क है? पॉजिटिव वर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, जब वो नीचे से ऐसे सीधे ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सीधे है, फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल। इसको जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो जा रहा है ये ऊपर की तरफ ही, अब फोर्स भी लग रहा है कहां की तरफ? ऊपर की तरफ ही। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री का एंगल मतलब कि वर्क पॉजिटिव रहेगा, ठीक। लेकिन यहां पर एक चीज ये है कि इसमें जब हम काम कर रहे हैं, जब हम नॉर्मली ऐसे काम कर रहे थे, मान के चलो सीधे खींच रहे थे किसी चीज को, तो ग्रेविटेशनल परपेंडिकुलर लग रहा था। जब इस बॉक्स को हम इधर खींच रहे थे तो ग्रेविटेशनल इस पे परपेंडिकुलर लग रहा था। लेकिन जब इसको हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 0 अब नहीं है। इस वजह से चूंकि इसमें ग्रेविटेशनल हिंड्रेंस कर रहा है, तो हम लोग का आम तौर पे देखो 0 डिग्री है, तो फॉर्मूला तो हम लोग का यही होगा कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा चूंकि 0 है तो एफ एस कॉस 0, फिर एफ एस हो जाएगा क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन अब देखेंगे कि क्या यहाँ पे ग्रेविटी नहीं वर्क कर रहा है? कर रहा। ग्रेविटी भी कुछ ना कुछ काम यहाँ पे करेगा। तुमको यहाँ से ऊपर कल बताए थे एग्जाम्पल कि अगर मजदूर काम करने जाएगा, ऊपर का काम, सीढ़ी पर का काम और सीधे एकदम हॉरिजॉन्टल वाला, तो उसको सीधे वाला काम करने में ज्यादा मेहनत लगेगा। तो इस केस में तुम देखेगा कि चूंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से हम फोर्स को लिखेंगे, यहाँ पे फोर्स को लिखेंगे m इंटू ए होता है, लेकिन हम यहाँ पे m इंटू जी लिखेंगे। और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से हम s को h लिखेंगे। तो तुमसे जब भी पूछा जाएगा कि वर्क बदलाव ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तब तुम कहेगा इसका फॉर्मूला mgh है। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ रहेगा और बताया जाएगा कि उसको कितना हाइट तक चढ़ाया गया। समझ रहे हो कि नहीं? मान के चलो, देखो तुम यहाँ पे देखो तीनों केस है। पहले हम लोग का क्या था? पहले हम ऐसे सीधे खींच रहे थे, पहले हम ऐसे एकदम सीधे खींच रहे थे,
फिर हम ऐसे एक एंगल पे खींचना शुरू किए, फिर हम ऐसे अब सीधे खींच रहे हैं। तो इस वाले में अगर खींच रहे हैं तो ग्रेविटी तो हिंड्रेंस करेगा ही करेगा, और इसलिए उसका फॉर्मूला हम लोग का mgh है। तो इसको फिर नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग अब देख लेते हैं। कल जो है अब इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल चले